नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आईआरसीटीसी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई। पर्यटकों को खाने पीने की आजादी देनी होगी। भाजपा एमएलसी दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी, सिक्किम का राज्य प्रभारी किया गया नियुक्त। जदयू ने प्रशांत किशोर पर भाजपा के लिए काम करने का लगाया आरोप। लल्लन सिंह ने पीके के दावे पर विरोध जताया। राजद सांसद मनोज झा का दावा, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की उनकी यात्रा की मंजूरी से किया इनकार। नक्सली कमांडर का अंत, 84 लाख इनाम और 500 से ज्यादा के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई कुख्यात की मौत। बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, जिसके बाद प्रदेश में शराब पीना और बेचना कानूनी अपराध है। लेकिन अब शराबबंदी में ढील देने और पर्यटकों को शराब पिलाने की व्यवस्था करने की मांग हुई है। ये मांग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है। आईआरसीटीसी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। पर्यटकों को खाने पीने की आजादी देनी होगी। विदेशी पर्यटकों को उनके मुताबिक खाने पीने की चीजें ना मिलने की वजह से प्रदेश का रुख नहीं कर रहे हैं। वहीं विदेशियों के साथ साथ देश के पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। बिहार सरकार ने दावा किया कि शराबबंदी की वजह से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। रेलवे का दावा बिल्कुल उलट है। वहीं आईआरसीटीसी का कहना है कि पर्यटक शराबबंदी की वजह से नहीं आना चाहते हैं। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए शराबबंदी कानून में ढील देनी होगी। आईआरसीटीसी के ग्रुप एमडी जफर आजम ने कहा कि सरकार पर्यटन की वजह से हजारों करोड़ों डॉलर कमा सकती है। शराबबंदी की वजह से पर्यटक नहीं आना चाहते हैं। सरकार को विदेशी पर्यटकों को खींचने के लिए ब्लूप्रिंट पर काम करना होगा। केवल बिहार ही देश का ऐसा राज्य है जहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। जफर आजम ने बताया कि कई देशों के पर्यटकों के बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि विदेशी बिहार आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पीने की चीज नहीं मिल पाती है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों का कहना है कि सारनाथ, वैशाली, गया, बोध गया आदि जगह विदेशी पर्यटक घूमना चाहते हैं। बिहार के एमएलसी दिलीप कुमार जायसवाल को सिक्किम भारतीय जनता पार्टी का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। बैठक के दौरान नड्डा ने प्रभारी से कहा कि वह जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े रहें और लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 8 साल में किए गए कार्यों के बारे में बताएं। नड्डा की पार्टी के नवनियुक्त राज्य प्रभारियों के साथ ये पहली मुलाकात थी। भगवा पार्टी नेतृत्व का संदेश नवनियुक्त प्रभारियों के लिए ये सुनिश्चित करने के बारे में बहुत स्पष्ट था कि पार्टी बूथ स्तर से ही अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर भाजपा की ओर से काम करने का आरोप लगाया है और उनकी बहुप्रचारित जन स्वराज अभियान के लिए धन के स्रोत को लेकर आश्चर्य जताया। जदयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भी प्रशांत किशोर की राज्यव्यापी पदयात्रा की आलोचना की और नीतीश कुमार के सुशासन के दावे के 1 दशक से भी अधिक समय के बावजूद बिहार के पिछड़ा रहने के उनके दावे के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। लल्लन सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में राज्य में कितनी प्रगति हुई है। हमें प्रशांत किशोर से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि किसी भी अन्य नागरिक की तरह वे मार्च या प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किशोर अपने अभियान को चाहे जो भी नाम दें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे भाजपा की ओर से काम कर रहे हैं। वे जिस तरह के प्रचार के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं वह संदेह पैदा करता है। लल्लन सिंह ने कहा कि कितनी बार हम देखते हैं कि अच्छी तरह से स्थापित राजनीतिक दल भी पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देते हैं। उन्होंने कल अपनी पद यात्रा के लिए ऐसा किया। आयकर विभाग, सीबीआई या ईडी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण है कि वह केंद्र व शासन करने वालों के समर्थन का आनंद ले रहे हैं।
केंद्र सरकार ने राजद सांसद मनोज झा को पाकिस्तान की यात्रा करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। राजद सांसद ने दावा किया कि वो पाकिस्तान की प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पड़ोसी देश जाने वाले थे। राजद सांसद ने अपने आवेदन को खारिज किए जाने की दुर्भाग्यपूर्ण से करार दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उन्होंने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने में भारतीय राजनीतिक दलों की महान परंपरा को उजागर करने का मौका मिलता है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्हें गृह मंत्रालय से विदेशी योगदान अधिनियम की मंजूरी मिली तो विदेश मंत्रालय ने मंजूरी से इनकार कर दिया। राजद सांसद ने कहा कि अगर मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं मिल जाती तो भारतीय संसद की ओर से हमें याद दिखाने का मौका मिल सकता था कि हम सड़कों पर और संसद में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए कैसे लड़ते हैं। इससे हमारे मूल्य में वृद्धि हो सकती थी और दुनिया में हमारा कद बढ़ सकता था। राजद ने राज्यसभा सांसद मनोज झा के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वे 23 अक्टूबर को लाहौर में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में राजनीतिक दलों की भूमिका विषय पर संबोधन देने वाले थे। यह आयोजन पाकिस्तान की प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की याद में आयोजित किया गया। मनोज झा ने बताया कि उनकी योजना 20 अक्टूबर को वाघा सीमा से पाकिस्तान में जाने और 24 अक्टूबर को वहां से वापस आने की थी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य और संगठन के बिहार प्रभारी संदीप यादव उर्फ विजय यादव की मौत हो गई। सूचना मिलते ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग संदीप यादव का शव पिछली रात को गया जिले के लटुआ थाना क्षेत्र में उनके पैतृक गांव बाबू रामडीही में रख गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। उन्होंने कहा कि संदीप यादव की मौत किन कारणों से हुई है वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो पाएगा। मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि बाबू रामडीही गांव में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि संदीप यादव की बिहार, झारखंड सहित 5 राज्यों की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। पुलिस के मुताबिक संदीप यादव के खिलाफ करीब 500 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यादव पर बिहार और झारखंड एवं अन्य राज्यों के सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कुल 83 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में महागठबंधन सरकार को बने अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। इसे लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद पार्टी और जदयू पार्टी में इसको लेकर समझौता हुआ होगा। इसीलिए राजद नेता अपने बयान में तेजस्वी के सीएम बनने की बात कह रहे हैं। वह नीतीश को बिहार की जनता पसंद नहीं करती तो देश की जनता प्रधानमंत्री को कहां बनाएगी। इस पर चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जदयू के पतन की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में राजद का मुख्यमंत्री बन जाएगा उसी दिन से जदयू का कोई भी नाम लेने वाला नहीं बचेगा। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के देश की राजनीति करने पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति का रुख कर लेंगे तो उनका और जदयू पार्टी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि नीतीश को जब बिहार की जनता ही पसंद नहीं करती तो उन्हें देश की जनता प्रधानमंत्री कहां बनाने वाली है। देश की इतनी बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके इतने विधायक और सांसद हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे। तो नीतीश के पास तो केवल 40 विधायक हैं और वह कैसे प्रधानमंत्री बनने का दावा
कर सकते हैं। सांसद सीटों से देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता कोई, इस पर चिराग पासवान ने बयान दिया है। वहीं चिराग पासवान ने बताया कि नीतीश जिस महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसमें उन्हें केवल नाम मात्र की सीटें मिलेंगी। साथ ही कहा कि बिहार में 7 दलों का गठबंधन है, इसमें जदयू को लोकसभा चुनाव में केवल 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इन 8 सीटों से कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभल नहीं रही है, इसीलिए नीतीश सोनिया गांधी के पास अपनी अर्जी लेकर गए थे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के 2023 में मुख्यमंत्री बनने के राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राजद नेताओं के बीच शुरू हुई है। बयानबाजी पर उप मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर ना कोई मेरी लालसा है और ना ही कोई हड़बड़ी है। कौन कब मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार अब बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वह उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना है। बिहार में हम लोग ऐसा कर चुके हैं, अब देश से भाजपा को भगाना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की भी कोई लालसा नहीं है, वह प्रधानमंत्री बने। उनका भी अभी एकमात्र एजेंडा विपक्षी दलों को एकजुट करना है। गौरतलब है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि उन्हें लगता है कि 2023 में नीतीश कुमार देश की लड़ाई लड़ेंगे और वे बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देंगे। देश नीतीश कुमार का और बिहार तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है। वहीं इसके बाद शुक्रवार को राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि वर्ष 2025 से पहले नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप देंगे और वे केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। जदयू और राजद में इस पर आम सहमति पहले हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस देश में नौजवानों की संख्या सबसे अधिक है और बिहार में सबसे अधिक नौजवान हैं। तेजस्वी नौजवानों के साथ साथ सबसे पसंदीदा नेता हैं, इसीलिए तेजस्वी ही बिहार के भविष्य है। ये आज नहीं तो कल होना ही है, लेकिन हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप कर केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने के बाद अब बिहार में अपने लिए राजनीतिक संभावनाओं की तलाश कर रहे प्रशांत किशोर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 2 अक्टूबर के दिन जन सुराज पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने जन सुराग पदयात्रा के लिए पटना से पश्चिम चंपारण जाने से पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद जन सुराज अभियान से जुड़े सैकड़ों लोगों के साथ वे भीती हरवा गांधी आश्रम के लिए रवाना हुई। यहां से उन्होंने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगभग 3500 किलोमीटर पैदल चले और चलेंगे। वहीं बिहार के हर पंचायत तथा प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस पदयात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लगेगा और इस बीच वे पटना या दिल्ली नहीं लौटेंगे। पदयात्रा शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद 50 के दशक में भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। आज गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लोगों को यहाँ बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि अब समय की स्थिति को बदलने का और लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए बिहार की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का। वहीं आपको बता दें, किशोर ने कहा कि इस संकल्प के साथ आने वाले 10 सालों में बिहार के देश के शीर्ष 10 राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के लिए जन सुराज का ये अभियान समाज के लिए सही लोगों को जोड़कर एक सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जिससे सत्ता परिवर्तन सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन का जरिया बने। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य हैं। पहला, समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित कर उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना। दूसरा, स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उसके आधार पर नगरों एवं पंचायतों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट बनाना। इस पदयात्रा का तीसरा मूल उद्देश्य बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझावों के आधार पर अगले 15 साल तक एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज अभियान की आधिकारिक वेबसाइट
शुरू हो गई है पदयात्रा, उससे जुड़ी सभी जानकारी अब कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति जन स्वराज अभियान या प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा से जुड़ना चाहते हैं वे वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पदयात्रा से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट के माध्यम से मिल सकेंगी। देश दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हुए कोई भी सीधे डिजिटल तरीके से घर बैठे जन स्वराज अभियान और इस पदयात्रा को बहुमूल्य योगदान दे सकता है। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। यहाँ पलायन की स्थिति देख लीजिए आप, एक ही चीज हम लोग पूरे भारत में सप्लाई कर रहे हैं, नए लड़कों की फौज जो जाकर मजदूरी करता है पूरे देश में। हम यहाँ से कंप्यूटर नहीं भेज रहे हैं, सीमेंट छड़ नहीं बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर टीवी नहीं बना रहे हैं। नए लड़कों को 16 साल 18 साल 19 साल में ट्रेन पर बैठाकर मजदूरी करने के लिए पूरे देश में भेज रहे हैं। ये कभी ज्ञान की भूमि रही है और आज हम लोग लो ग्रेड लेबर के सप्लायर बना दिए गए। एक लड़का जो 16 साल 18 साल की उम्र में जाता है, जीवन भर अपनी जब तक उसकी फिजिकली जवानी है, शरीर में ताकत है, तब तक वो सबसे कठिन जगह में जाकर मजदूरी करता है और साल में 15 दिन या 20 दिन उसको घर आने का अवसर मिलता है। जब शरीर थक जाएगा, 45 साल 50 साल 55 साल का हो जाएगा, तो वो आदमी वापस आता है और उसके घर में जो नया जवान लड़का है वो उसकी जगह काम करने जाता है ना बात। पीढ़ियों से यही बात चलती आ रही है, 50-60 साल से ये बात चल रही है। पहले लोग पंजाब में धान काटने जाते थे, अब तेलंगाना और तमिलनाडु में फैक्ट्री चलाने जा रहे हैं, रोड बनाने जा रहे हैं। कुछ फर्क, कुछ बदला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष एवं पश्चिमी चंपारण से लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल की केंद्रीय सुरक्षा बहाल कर दी गई है। उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दरअसल संजय जायसवाल को सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद उनके और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर ये सुरक्षा दी गई। हालांकि बाद में जायसवाल से ये सुरक्षा वापस ले ली गई थी, लेकिन एक बार फिर उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक 22 श्रेणी के तहत प्रत्येक नेता को 2 से 3 सशस्त्र कमांडो सुरक्षा के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। ये फैसला उन पर हमले के संभावित खतरे के मद्देनजर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे संकेत मिले हैं कि ये नेता पीएफआई के निशाने पर है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी के आधार पर आरएसएस के 5 नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वीआईपी सुरक्षा इकाई को आरएसएस इन 5 नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। बिहार में मद निषेध विभाग लगातार इस पर काम कर रही है। इस कानून को तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार लगातार कार्रवाई भी करती रही है। वहीं अब सरकार ने शराब पीकर पकड़े जाने वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब शराब पीकर पकड़े जाने वालों को सिर्फ जुर्माना लेकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके घर पर चेतावनी वाला पोस्टर चिपका दिया जाएगा ताकि छूटने वाले आरोपी फिर से ये जुर्म ना कर सकें। आपको बता दें कि बिहार के उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि पहली बार शराब पीकर पकड़े गए आरोपियों को जुर्माना देकर छोड़ने का नियम था। इस नियम के तहत 50,000 से अधिक लोगों से जुर्माना लेकर छोड़ा जा चुका है। वहीं सरकार को शिकायत मिल रही है कि लोग जुर्माना देकर छूटते हैं और फिर से शराब का सेवन कर रहे हैं। इसके बाद आबकारी निरीक्षक को आदेश दिए गए कि जो भी पहली बार शराब पीकर पकड़े गए उन्हें पोस्टर के जरिए चेतावनी दी जाएगी। साथ ही आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं
बिहार मद निषेध विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर उसे जुर्माना लेकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके गांव में इसकी सूचना दी जाएगी। आरोपी के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया जाएगा जिसमें उसके पिता का नाम और पूरा पता छपा रहेगा। इसके साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया और जुर्माना देकर छूटा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मना रहा था। वहीं गांधी और उनके विचारों से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग प्रेरित हैं। यही वजह है कि भारत के अलावा दुनिया में जगह जगह उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लंदन में ब्रिटेन के पास लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास तेजस्वी यादव पहुंचे तो प्रतिमा पर उन्हें गंदगी दिखाई दी। गंदगी देखकर तेजस्वी यादव ने अपना रुमाल निकाला और सफाई कर दी। वहीं औरंगाबाद जिले के ओबरा खंड से विधायक ऋषि कुमार ने ट्वीट कर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव जी जब राष्ट्रपिता की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, उन्होंने मूर्ति को गंदी पाया। ये देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने रुमाल से सफाई करने लगे। उनकी सोच महात्मा गांधी और गांधीवादी विचारों में उनकी आस्था को दर्शाती है। लंदन में ब्रिटिश संसद के पास लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को उपद्रवियों ने 2 साल पहले नुकसान पहुंचाया था, यहां तक कि उन्हें रेसिट तक लिख दिया था। वहीं उपद्रवी गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। साल 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लंदन में उनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया था। भारत यात्रा के दौरान 2014 में यूके के राजकोष के तत्कालीन चांसलर जॉर्ज ऑसबॉर्न ने गांधी की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की थी। ब्रिटेन में भारतीयों ने इस प्रतिमा के लिए पब्लिक डोनेशन इकट्ठा किया और मूर्तिकार फिलिप जैक्सन ने इसे आकार दिया था। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हरजोत कौर भामरा की इस सप्ताह की शुरुआत में यहां छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान अविवेकपूर्ण टिप्पणी को सरकार की दृष्टि में उचित नहीं माना है। बिहार सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 27 सितंबर को आयोजित सशक्त बेटी समृद्ध बिहार विषयक कार्यशाला के दौरान महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर भामरा द्वारा की गई कथित टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और इस संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इसमें कहा गया कि भामरा की ओर से अभिव्यक्त की गई टिप्पणी राज्य सरकार की दृष्टि में उचित नहीं है। इस घटना पर बमराह द्वारा अपनी भूल स्वीकारते हुए लिखित रूप में खेद व्यक्त किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। बिहार सरकार के बयान में कहा गया कि राज्य सरकार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है और सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत बालिकाओं की महामारी स्वच्छता सुनिश्चित करने एवं छीजन दर को रोकने के लिए कक्षा 7 से और 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन हेतु प्रति वर्ष 300 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में उपलब्ध कराई जाती है। विगत वर्ष 2021 और 22 में 40,67,450 बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित भी किया गया था।
वहीं यूनिसेफ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यशाला में एक प्रतिभागी छात्रा के ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने पर विचार कर रही है, तो भामरा ने कहा था कि 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल जीन्स पैंट दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा, है ना। इस बीच कमला नेहरू नगर इलाके में रहने वाली प्रतिभागी रिया कुमारी ने महिलाओं के स्वच्छता उत्पादों के एक प्रमुख निर्माता का ध्यान आकर्षित किया। वहीं फेमिनिन हाइजीन ब्रांड एवर्टी ने एक बयान में कहा कि वह रिया को 1 साल तक सैनिटरी पैड की आपूर्ति उसके साहस के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में प्रदान करेंगे। बिहार में 3 महीने बाद आज से फिर बालू का खनन शुरू हो गया। दरअसल बिहार सरकार ने अगले 25 दिसंबर तक के लिए बालू खनन की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने यह फैसला लिया है कि पुराने ठेकेदार ही अगले 3 माह तक बालू घाटों से बालू का उत्खनन करेंगे। खनन शुरू होने से बालू की कीमतों में गिरावट की संभावना है। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले से आम लोगों के साथ साथ तमाम ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों को राहत मिल सकेगी। बता दें कि बिहार में जून से ही बालू खनन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद बालू की कीमत आसमान छू रही थी। वहीं अब बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने नई उत्खनन नीति के चलते पुराने बंदोबस्त धारियों को ही अगले 3 महीने तक खनन की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके पहले बंदोबस्त धारियों को निर्धारित अवधि के लिए रॉयल्टी की राशि फिर से जमा करनी होगी। बिहार सरकार का नया खनन नीति अक्टूबर से ही लागू हो रहा है। सरकार की इस नई नीति के तहत नए बालू घाटों की अगले 5 सालों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बंदोबस्ती ई नीलामी से बंदोबस्ती होगी। सभी जिले के जिला अधिकारी द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। बालू की कीमत जिलों में बाजार से तय होगी। हालांकि आपात स्थिति में जिला प्रशासन बालू की कीमत को नियंत्रित कर सकता है। नए बालू खनन नीति के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। साथ ही सुरक्षित और प्रतिभूति राशि को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, दूसरी तरफ पटना के अंतर्गत बिहटा के आमनाबाद में बालू तस्करों के बीच हुई फायरिंग के बाद पुलिस सतर्क नजर आ रही है। बालू तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सोन नदी के दियारा में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।